Subscribe the channel for unlimited video. स्वागत है दोस्तों आपका शार्प माइंड बाय राम में फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज की वीडियो का केंद्र बिंदु है सी-टेट एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, और हम लाए हैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज। ये है पार्ट 1 एंड ईच पार्ट, सभी पार्ट में केवल 20 क्वेश्चन रखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, सभी पार्ट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप टाइम टू टाइम हमारी सारी वीडियो देखते रहें। एंड इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगा सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों, अब सारे ही आंसर आपको मिलते जुलते लग रहे होंगे, लेकिन आपने पढ़ाई की होगी तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, और नहीं पढ़ाई की तो हम आपको यहाँ पढ़ाने के लिए ही बैठे हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो आंसर है ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है दोस्तों, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है दोस्तों? तो आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, असक्षमता के अनुरूप विभिन्न चित्रण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, चाहे आपको अगर अपना आंसर देखना है, चेक करना है, तो आप स्वयं वीडियो को पॉज करके आप सभी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आंसर क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा संबंध नहीं है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। तो आंसर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है दोस्तों, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये शारीरिक आवश्यकता है। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये कई बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर। कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? तो आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है?
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको याद करना पड़ता है, तो रट लेना इसको। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को हम। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? तो ऑप्शन बी पियाजे को जाता है। ठीक है, पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? किसकी ओर संकेत करती है दोस्तों? ये सारे ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं और हम इसका राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ठीक है, समझ गए आप? पाठ्यचर्या का मतलब विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? किसने कहा है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रेंज। क्या है? स्ट्रेंज। ठीक है दोस्तों, क्रो एंड क्रो, जॉन डीवी और गेसल फेमस नाम है, तो आप इसमें कहीं उलझ ना जाए, इसको याद कर लिया अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप जानते भी होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतर मतलब सदा चलने वाला, हमेशा चलने वाला, कभी ना रुकने वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कब हो जाते हैं दोस्तों? ये आपने भी अनुभव किया होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर है, देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिया है मैंने, लेकिन मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो राइट आंसर है ये किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं अपने बराबर की उम्र के साथ सक्रिय रूप से खेलते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा प्रश्नों का कठिनाई हमने बढ़ा दिया है दोस्तों। क्लोज ऑफ फ्रेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लोज ऑफ फ्रेज निम्न में से किसकी धारणा की एक इकाई है? किसकी इकाई है दोस्तों क्लोज ऑफ फ्रेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा का। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है? ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों के बीच संचार का मतलब क्या होता है दोस्तों? संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी, व्यवस्थित अवलोकन। ठीक है, व्यवस्थित अवलोकन है। ठीक है, चलिए संचार को हम इंग्लिश में कहते हैं आपस में बातचीत करना। ठीक है दोस्तों, संचार यानी कि विचार अभिव्यक्ति संप्रेषण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्यों यानी मानव जीन किसमें स्थित होता है? किसमें स्थित होता है दोस्तों? तो इसको हमें याद करने की जरूरत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो वो भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मनुष्यों यानी मानव जीन किससे संबंधित है? तो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किन प्रयोगों से यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, किन प्रयोगों से, ठीक है, किन प्रयोगों से प्राथमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई है? ठीक है, किन प्रयोगों से, किसने कहा था इसको?
निम्न में से किन प्रयोगों से प्राथमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण बन गई है? किसके प्रयोग से? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने कौन सा सिद्धांत लाया है? तो आधारभूत सिद्धांत हस्तकला पे जोर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय में छोटी कक्षाओं के साथ, ठीक है, विद्यालयों में छोटी कक्षाओं के साथ, ये प्राइमरी की बात हो रही है यहाँ पे, शिक्षक निम्न में से किसे अधिक सक्षम समझते हैं? शिक्षक निम्न में से किसे अधिक सक्षम समझते हैं या किससे अधिक सक्षम होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। विद्यालय में छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक निम्न में से किसमें अधिक सक्षम होते हैं? तो ऑप्शन सी छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह किसका संकेत है? तो आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन ए, कार्य को व्यावसायिक दृष्टियों की आवश्यकता है। ठीक है, कार्य की व्यावसायिक दृष्टियों की आवश्यकता है। हम भी कोई भी एक काम करते हो तो हम भी ऊब जाते तो बच्चे तो ऊबेंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बड़े ही आराम से समझ जाएंगे कि इसका आंसर कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसमें अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, औपचारिक वातावरण में। ठीक है, औपचारिक वातावरण जानते ही हैं, विद्यालय हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से विशेष जरूरतों वाली शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्न में से विशेष जरूरतों वाली शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? दोस्तों हमें क्वेश्चन को ठीक से समझना पड़ेगा, तभी हम इसका आंसर सही तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असक्षम व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, विशेष जरूरत वाले कौन से शिक्षा होती है, किसको दे सकते हैं हम? तो असक्षम व्यक्ति को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष में पहली बार, ठीक है, किस वर्ष में पहली बार बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को प्रकाशित किया गया था? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को। ठीक है, कब किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1916 में। ठीक है, 1916 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किनके द्वारा पदकल्पित, ठीक है, किनके द्वारा पदकल्पित प्रयोजनवाद यानी कि फिक्शनल फाइनलिज्म प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन सी, एडलर। ठीक है दोस्तों, आंसर है ऑप्शन सी, एडलर। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हमें समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हमें लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें याद करना था। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाता रहूँगा। मेरे सभी पार्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। अब बारी आती है आज का सवाल। तो आज का सवाल मैं अब पूछता हूं आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। आज का सवाल है, प्याजे के अनुसार बालक की कितनी अवस्थाएं होती है? आंसर को कमेंट करके बताएं। एंड दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।